हेलो। हेलो। आई एम जास्मिन। मुझे आपकी कंपनी के बारे में आईएनपीजीएस के बारे में किसी ने रिकमेंड करा है और मुझे अपना वीज़ा लगवाना है। तो और पर मुझे उसका प्रोसेस नहीं पता कि क्या है, तो क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो कि क्या मुझे उसके क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ओवरऑल क्या प्रोसेस यस, चाहिए? हाय, आई एम फ्रॉम आईएनपीजीएस इटसेल्फ एंड आपके जो भी कंसर्न्स है मैं सारे क्लियर करूंगी, आप पूछिए। ओके डियर, जैसे मैंने अभी बाहर जाना है, इंडिया से बाहर जाना है, तो मेरे लिए क्या बेनिफिट रहेगा? पीआर वीज़ा लेके जाऊं या फिर टूरिस्ट वीज़ा लेके जाऊं? आप क्या सजेस्ट करते हो? ग्रेट। सो बेसिकली पीआर और टूरिस्ट वीजा में पहले हम डिफरेंस समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि आपके लिए कौन सा वीजा ज्यादा बेटर रहेगा। पीआर जो होता है वो परमानेंट वीजा होता है, जो कि आपको 5 इयर्स के लिए मिलेगा, जहाँ पे आप परमानेंट बेसिस पे काम कर सकते हो। उसमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे अगर आपको 5 इयर्स का वीजा मिल जाता है तो आप आगे सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। 3 इयर्स आपको वहां पे रहना पड़ता है, फिर आप सिटीजनशिप ले सकते हो। और पीआर पे आप कहीं पे भी वर्क कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। जैसे आप अपनी कंट्री में कर रहे हो वैसे आप वहां पे भी कर सकते हो, आप पढ़ाई कर सकते हो, आप जॉब कर सकते हो, प्रॉपर्टी ले सकते हो, आप पीआर पे सब कुछ कर सकते हो एक्सेप्ट आप वोटिंग राइट्स नहीं होते आपके पास, आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। रेस्ट आपके पास सारे बेनिफिट होते हैं। और अगर मैं टूरिस्ट वीजा की बात करूँ तो टूरिस्ट ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिर्फ आप घूमने के लिए जा रहे हो, टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हो। तो वो चाहे अपने फैमिली से मिलने के लिए अगर आप जा रहे हो तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, या अगर आप घूमने के लिए जा रहे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं आपकी ये सारा प्रोसेस समझ गई हूँ, लेकिन अब आप मुझे ये बताओ कि टूरिस्ट वीजा के लिए मुझे क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली टूरिस्ट वीजा में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो केस स्पेसिफिक होते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं बट कुछ केस स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप विजिट के लिए जा रहे हो, मतलब आपके किसी फैमिली मेंबर के पास जा रहे हो तो अलग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हो, आपका कनाडा में कोई भी नहीं है, तो अलग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो आपका डिजिटल फोटो लगता है, आपका पासपोर्ट लगता है, आपका ट्रैवल हिस्ट्री लगता है, आपका बैंक स्टेटमेंट लगता है। आपके पास इतना फंड होना चाहिए कि आप वहां पे घूमने जा रहे हो, प्लस आपको गवर्नमेंट को ये सेटिस्फाई करना होता है कि आप वापसी आओगे, तो उससे रिलेटेड आपको स्ट्रॉन्ग टाइज अपनी कंट्री के साथ दिखाने होते हैं। बेसिकली अगर आपका बिजनेस है तो आप जीएसटी शो करोगे। मतलब अगर आप एज अ पर्सन ऐसे हो जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, तो जब जॉब करते हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। जब आपका बिजनेस है तो आप जीएसटी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, तो बेसिकली केस स्पेसिफिक हो गया ना। हाँ। ओके डियर, आपने मुझे टूरिस्ट वीजा का तो सारा बता दिया है, लेकिन अब पीआर के लिए क्या प्रोसेस है, इसके बारे में भी बता दो। पीआर बेसिकली अप्लाई करने के लिए आपको एलिजिबल होना पड़ता है पहले। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले पॉइंट सिस्टम आता है, मतलब आपको 100 में से 67 पॉइंट्स आपके होने जरूरी है अगर आप पीआर अप्लाई करना चाहते हो। और वो 67 पॉइंट्स किन बेसिस पे मिलते हैं? आपके खुद इंडिविजुअल क्राइटेरिया के बेसिस पे। जैसे कि एज हो गया आपका, एजुकेशन हो गया, आपका लैंग्वेज हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, अडेप्टेबिलिटी हो गया। सो इन सब फैक्टर्स को लेके आपके पॉइंट्स बनते हैं। पूरा एक प्रॉपर चार्ट होता है पॉइंट्स का, जो गवर्नमेंट की तरफ से उनके वेबसाइट पे मेंशन है। तो आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर 67 पॉइंट्स बन रहे होते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ प्रूफ ऑफ फंड्स शो करना पड़ता है अगर आप पीआर के लिए जा रहे हो, बिकॉज जाते ही ऑब्वियसली आपकी जॉब एकदम से नहीं लगती। उनको ये, गवर्नमेंट को ये बताना जरूरी होता है कि आपके पास इनफ फंड्स हैं कि आप वहां जाके स्पेंड कर सको। तो वो वाली चीज, हाँ, सरवाइव ऑब्वियसली। सो बेसिकली आपको कम से कम, अगर मैं 1 पर्सन की बात करूं, उन्होंने उनका पूरा एक चार्ट है प्रूफ ऑफ फंड्स को लेकर भी। तो 1 पर्सन के लिए अप्रोक्सीमेटली आपको 9 lakhs शो करना पड़ता है। अगर आप अपने स्पाउस के साथ जा रहे हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली 11 lakhs शो करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है कि कितने मेंबर हैं आपकी फैमिली में और कैसे आप जा रहे हो। सो ये थोड़ा सा आपका क्राइटेरिया होता है। हाँ, किड्स के लिए भी अलग से आपको शो करना पड़ता है। जैसे 3 पर्सन हो गए तो 3 पर्सन के अकॉर्डिंग आपको 13 lakhs अप्रोक्स शो करना पड़ेगा। ठीक है। ओके डियर, मैंने जैसे पीआर के प्रोसेस के लिए जाना है, तो क्या उसमें आइल्स के पेपर देना मैंडेटरी है? यस डियर, बिल्कुल मैंडेटरी है। इंग्लिश रिक्वायरमेंट एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो पीआर में बहुत जरूरी है। पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको आइल्स ही देना है, बहुत सारे टेस्ट और भी हैं इंग्लिश के जो आप दे सकते हो। जैसे कि आइल्स जनरल, आप सेल्पिप भी एक टेस्ट होता है जो पर्टिकुलरली कनाडा के लिए ही बनाया गया है।
और एक टेस्ट और है पीटीई कोर। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक टेस्ट दे सकते हो। दूसरा, इंग्लिश या फ्रेंच में से आपको कोई एक एग्जाम देना होता है। तो जनरली इंडिया में क्या होता है कि 90% से ज्यादा लोग जो है वो इंग्लिश जानते हैं, फ्रेंच बहुत कम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट लैंग्वेज वो बेसिकली इंग्लिश को ही प्रेफर करते हैं, इसीलिए हम इसे मैंडेटरी बोलते हैं। बट अदरवाइज अगर किसी को फ्रेंच आता है तो वो इंग्लिश एग्जाम ना दे करके वो फ्रेंच भी दे सकता है। अच्छा, आइल्स में कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट भी है कि इतना स्कोर लाना ही लाना है? जी बिल्कुल, आइल्स में या फिर आप पीटी कोर की बात करो या सेलपिप की बात करो, इंग्लिश की मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर आप उसे फर्स्ट लैंग्वेज बना रहे हो तो मिनिमम आपका सीएलबी 7 होना चाहिए एलिजिबल होने के लिए। बट ओवरऑल स्कोर जो मैंने जैसे कि आपको बताया 67 पॉइंट्स बनने चाहिए। तो बेसिकली हम लोग सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट आप सीएलबी 9 लेकर आओ इन ऑर्डर टू कि आपका इतने पॉइंट्स बन जाएं कि आपको इनविटेशन आ जाए। क्योंकि इनविटेशन आना भी तो जरूरी है ना, कि आपके जितने ज्यादा स्कोर होंगे उतने स्कोर पे आपको इनवाइट आएगा। क्या मैं बिना एजेंट के पीआर अप्लाई कर सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। बट उसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी इन सब चीजों में, बिकॉज पीआर एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है कि हल्की सी भी मिस्टेक आपको रिजेक्शन आ सकता है। तो उसमें आपको बहुत ध्यान से सारी गवर्नमेंट वेबसाइट अपना रिसर्च प्रॉपरली करना पड़ेगा। आपको यूट्यूब कुछ वीडियोस देख सकते हो, किसी की हेल्प ले सकते हो, ऐसे करके आप अप्लाई कर सकते हो। एजेंट के पास लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है। और ऐसा नहीं है कि लोग खुद से अप्लाई नहीं करते, लेकिन वो तभी अप्लाई करते हैं जब उनकी जो रिसर्च है वो बहुत स्ट्रांग होती है। ओके, टेल मी, अगर मैं पीआर ना जाकर टूरिस्ट वीजा में वहां पर जाकर पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं डियर, आप बिल्कुल भी वहां जाके जॉब नहीं कर सकते टूरिस्ट वीजा पे। बिकॉज टूरिस्ट वीजा पे अगर आप जॉब करने जाते हो या आपका कुछ और पर्पस होता है तो वो इलीगल होता है। टूरिस्ट का मतलब ही होता है टूरिज्म, या फिर आप लेजर के लिए जा रहे हो। लोगों के टूरिस्ट वीजा रिजेक्शन इसीलिए बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वहां जाके इलीगल हो जाते हैं, जॉब करने लगते हैं। तो इन चीजों को रोकने के लिए ही उन्होंने इतने स्ट्रिक्टनेस के साथ आजकल टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन को देखना शुरू कर दिया है। तो टूरिस्ट वीजा पे जो लोग सोचते हैं कि हम जॉब कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है डियर। टूरिस्ट वीजा कितना मिनिमम टाइम के लिए लगता है? टूरिस्ट वीजा बेसिकली डिपेंड करता है। पहले तो क्या था कि आपका 10 इयर्स के लिए वीजा लग जाता था या फिर जब तक आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी होती थी, राइट। लेकिन अभी गवर्नमेंट अपने हिसाब से वैलिडिटी देती है। आपको पासपोर्ट की वैलिडिटी तो देखती है, प्लस आपका डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे चेक करती है कि आपका मोटिव क्या है। तो वो उसके अकॉर्डिंग वो आपको वैलिडिटी आजकल दे रही है। ओके डियर, मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। मैं एक बार अपनी फैमिली के साथ जाकर डिस्कस कर लेती हूँ एंड देन मैं आपको कांटेक्ट करती हूँ। ओके, ग्लैड, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। थैंक आई होप आपको हमारी ये पॉडकास्ट अच्छी लगी हो। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है वीजा या इमिग्रेशन को लेके, सो हमें कमेंट कीजिए एंड प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।